एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चेयरमैन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग हैरान होते हैं कि चेयरमैन सबके सामने आकर ऐसी बातें कैसे कर सकता है। ये सब कांग्योल भी सुन लेती है और सोचने लगती है कि अब चेयरमैन ने आखिर क्या किया है कि तभी कांग्योंग उसके पास आ जाती है। दूसरी तरफ हम कांगसेंग को देखते हैं जो चेयरमैन का कॉलर पकड़कर उस पर गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने चेयरमैन को एक्सीडेंट का विक्टिम समझकर माफ किया था, लेकिन उसने मीटिंग में घुसकर सबके सामने अजीब बातें कर दी। इस पर चेयरमैन कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने क्या कहा था। वो कहता है कि शायद एक्सीडेंट के बाद ये कोई साइड इफेक्ट हो। उसके बाद कांगसेंग और उसकी टीम इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि मीटिंग वाली बात इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई। उन्हें लगता है कि शायद रुकी ने कहीं से बात सुन ली होगी। कांगसेंग को फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो उन्हें अकाउंट सस्पेंड करने को कहता है, लेकिन टीम मेंबर्स कहते हैं कि ऐसा करने से और ज्यादा शक होगा, इसलिए वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को फिलहाल रोकने की फैसला करते हैं। तभी एक एम्प्लॉय वहां आती है और कांगसेंग को कहती है कि कांगयोंग ने आपको बुलाया है। उसके बाद हम कांगसेंग, कांगयोंग और कांग्योल को देखते हैं। कांगसेंग कांग्योल से कहता है कि वो उसे कंपनी में नहीं देखना चाहता, लेकिन कांग्योल रिक्वेस्ट करती है कि उसे कंपनी में काम करने दिया जाए क्योंकि वो अमेरिका में रहकर थक चुकी है और अब घर में वापस आना चाहती है। इस पर कांग्योंग कहती है कि अगर सच में उसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसे अपने पिता से मिली जमीन और प्रॉपर्टी छोड़नी होगी। कांग्योल तुरंत मान जाती है और कहती है कि उसे ना जमीन चाहिए और ना ही बिल्डिंग, वो सिर्फ कंपनी में काम करना चाहती है और घर वापस आना चाहती है। ये सुनकर कांग्योंग उसे कंपनी में रहने की इजाजत दे देती है, लेकिन कहती है कि वो चुपचाप रहे और किसी को पता ना चले कि वो चेयरमैन की बेटी है। उसके बाद कांग्योंग और कांगसेंग आपस में बात करते हैं। कांगसेंग कहता है कि कांग्योल को तुमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी रखने नहीं दी। कांग्योंग कहती है कि मुझे उसकी माँ और कांग्योल से पुरानी नफरत है। वो कहती है कि कांग्योल की माँ ने उनके पिता के साथ शादी करके उनकी माँ की जगह ले ली थी, इसलिए वो फैसला करती है कि उन लोगों को कुछ भी चीज नहीं मिलेगी और वो उनसे सब कुछ छीनकर घर से बाहर निकाल देगी। उसके बाद चेयरमैन कांग्योल को फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुन लेता है। कांग्योल अपने माँ को बताती है कि उसे कंपनी में काम करने और घर वापस आने की परमिशन मिल गई है। कॉल खत्म होने के बाद चेयरमैन उससे पूछता है कि बदले में कांग्योंग और कांगसेंग ने उससे क्या चीज ली है, लेकिन कांग्योल जवाब देने से मना कर देती है और वहां से चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्योल कंपनी में इधर उधर लोगों की बातें सुनने लगती है और कंपनी के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और दूर से सब चेयरमैन भी देख रहा होता है। फिर वो क्लीनिंग स्टाफ को कुछ खिलाती है और उनसे भी कांग्योंग और कांगसेंग के ऑफिसेस के बारे में पूछती है। बाद में वो कांगसेंग के एक मैनेजर को कॉफी देती है और बातों बातों में यूनचुन पॉट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। दूर खड़ा चेयरमैन सब देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि शायद उसे भी एक कार ले लेनी चाहिए, लेकिन जब अपना वॉलेट देखता है तो उसमें पैसे ही नहीं होते। उसके बाद चेयरमैन अपने सीक्रेट रूम में जाकर वहां रखे पैसे एक बैग में भरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है कांग्योल उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि उसे चेयरमैन के ऑफिस का पासवर्ड कैसे पता है और क्या वो कुछ चुरा रहा है। चेयरमैन उसे समझाता है कि ये सब खुद चेयरमैन कांग ने उसे बताया था। इस पर कांग्योल उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहले वो अपने पिता को हिट एंड रन केस में फंसाना बंद करे और पुलिस के सामने सच कबूल करे। चेयरमैन कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर वो कांग्योल से कहता है कि असल में वो अपने पिता को प्रूव करना चाहती है कि वो कांग्योंग और कांगसेंग से कम नहीं है। इस सुनकर कांग्योल उसे गुस्से से मुक्का मार देती है। इसके बाद चेयरमैन उसे समझाता है कि अगर वो सच में ट्विंस के खिलाफ जाना चाहती है तो उसे उसके साथ मिलकर काम करना होगा। वो बताता है कि चेयरमैन कांग ने उसे असली कुलप्रिट्स को पकड़ने और कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी दी थी। जब कांग्योल पूछती है कि वो सब कैसे करेगा तो चेयरमैन कहता है कि उसने पहले कदम उठा लिया है। इंटर्न प्रेजेंटेशन वाला मामला असल में कांगसेंग को फंसाने के लिए बिछाया गया एक ट्रैप था। उसके बाद कांग्योल अपने घर पहुंचती है। घर के सब लोग उसे देख रहे होते हैं और वो सबसे बात करने लगती है। वो कहती है कि उसे इस घर में आए हुए लगभग 15 साल हो गए हैं और फिर अपनी माँ के बारे में पूछती है। तब कांग्योंग बताती है कि उसकी माँ उसका कमरा साफ कर रही है। इसी बीच वहाँ बैठे बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि कांग्योल की माँ पहले इस घर में हाउसकीपर थी। ये बातें सुनकर कांग्योल काफी उदास हो जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। कांग्योल उन्हें मेड वाले यूनिफॉर्म में देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो ये कपड़े क्यों पहनी हुई है। तब उसे समझ आ जाता है कि चेयरमैन कांग के न होने पर घर वाले उसकी माँ को फिर से नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद हम चॉइसन कंपनी में देखते हैं कि सबको चेयरमैन के लेटर के बारे में पता चल जाता है। लेटर में लिखा होता है कि अब कंपनी में सिर्फ ब्लड लाइन सक्सेशन नहीं चलेगी और एम्प्लॉयज भी चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।
जब तक चेयरमैन वापस नहीं आते तब तक सेक्रेटरी ली सांजे को एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। दूसरी तरफ हम ली सांजे को चेयरमैन के ऑफिस में देखते हैं कि तभी वहाँ उनकी असिस्टेंट आ जाती है। वो अपनी असिस्टेंट को जरूरी इंस्ट्रक्शन देता है और फिर चेयरमैन की कुर्सी को देखकर कहता है कि जब तक चेयरमैन वापस नहीं आते वो कंपनी को पूरी ईमानदारी से संभालेगा। इसके बाद चेयरमैन और कांगुल कंपनी पहुंचते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि मुझे तो लगा था घर जाने के बाद तुम तो पीट गई होगी या फिर घर में बंद कर दी गई होगी। इस पर कांगुल कहती है कि वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती और अगर वो सच में कांगसेओंग को हरा सकता है तो उसे पहले साबित करना होगा। उसके बाद चेयरमैन और कांगुल ऑफिस पहुंचते हैं जहां मैटेरियल्स टीम के सब लोग परेशान होते हैं। उन्हें पता चलता है कि सेल्स टीम जरूरी रिपोर्ट्स नहीं भेज रहे हैं जिस वजह से काम रुक गया है। तब चेयरमैन खुद सेल्स टीम को फोन करता है और कहता है कि अगर रिपोर्ट टाइम पर नहीं आई तो वो फाइल्स ब्लैंक सबमिट कर देगा। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और मैनेजर उस पर गुस्सा होने लगता है। इस पर चेयरमैन कहता है कि मैटेरियल्स टीम को हमेशा सेल्स टीम से कम समझा जाता है जबकि सब एम्प्लॉयज कंपनी के लिए बराबर हैं। कांगुल और मैनेजर उसे कहते हैं कि वो बात घुमाने की जगह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए। तब चेयरमैन मैनेजर से कहता है कि उससे अकेले में जरूरी बात करनी है। उसके बाद चेयरमैन मैनेजर को समझाता है कि उसने सब कुछ सोच समझ कर किया है। वो कहता है कि हर महीने सेल्स टीम के झगड़ने के बजाय मैटेरियल्स टीम को सप्लायर से सीधा रिपोर्ट लेनी चाहिए। मैनेजर कहता है कि वो किसी भी तरह के झगड़े से दूर रहना चाहता है और चेयरमैन को सेल्स टीम से माफी मांगने की सलाह देता है। लेकिन चेयरमैन बताता है कि अगर डाटा सीधा सप्लायर से आया तो वो काम और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। वो कहता है कि जरूरत पड़े तो टेम्पररी स्टाफ भी हायर किया जा सकता है जिससे टीम बड़ी होगी और सबको ज्यादा रिस्पेक्ट और प्रमोशन का मौका मिलेगा। तभी सेल्स डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय वहां गुस्से से आता है। दरवाजा खुलते ही वो चेयरमैन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तो तुम ही हो वो लड़का जिसने हमें फोन करके धमकी दी थी। मैटेरियल्स टीम में रहकर इतनी हिम्मत आ गई। वो मैनेजर का भी मजाक उड़ाता है। वो ये देख नहीं पाता कि मैनेजर पार्क दरवाजे के पीछे खड़े हैं। तभी मैनेजर पार्क सामने आ जाते हैं। मैनेजर को देखकर वो आदमी तुरंत सफाई देने लगता है और कहता है कि वो उसका मतलब नहीं था। इस पर मैनेजर पार्क गुस्से में कहते हैं कि इसलिए कि तुम्हारे बॉस स्पेशल हायर्स को पसंद नहीं करते तो मतलब ये नहीं कि वो उनके डिपार्टमेंट या उनके असिस्टेंट मैनेजर की बेइज्जती करे। चेयरमैन भी बीच में बोलता है कि इतनी बड़ी बदतमीजी के लिए उसे मैनेजर पार्क से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद मैनेजर पार्क मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाकर इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन की रिक्वेस्ट करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर उससे पूछता है कि क्या वो सेल्स डिवीजन से पंगा लेना चाहता है। मैनेजर पार्क बताता है कि कुछ सप्लाइज का डाटा में गड़बड़ लग रही है और हो सकता है डिलीवरी कॉस्ट या इन्वेंटरी नंबर्स में करप्शन हो। मैनेजिंग डायरेक्टर समझ जाता है कि ये आइडिया मैनेजर पार्क का नहीं है। तभी चेयरमैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि ऐसे डिपार्टमेंट्स का झगड़ा नहीं है बल्कि कंपनी के कंट्रोल की लड़ाई है। चेयरमैन समझाता है कि कंपनी की ग्रोथ रुक चुकी है और अगर इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में सच में फ्रॉड हो रहा है तो ये किसी एक एम्प्लॉय की नहीं बल्कि पूरी कंपनी लेवल का करप्शन हो सकता है। चेयरमैन मैनेजर पार्क को मोटिवेट करता है और कहता है कि ये उसके लिए खुद को साबित करने का मौका है। आखिरकार मैनेजर पार्क मान जाता है और मैनेजिंग डायरेक्टर पूरी सेल्स डिवीजन को ऑफिशियल नोटिस भेजने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद कांगुल चेयरमैन और मैनेजर पार्क का वेट कर रही होती है लेकिन जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं मैनेजर पार्क अचानक बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद मैनेजर पार्क आराम कर रहे होते हैं। तब कांगुल चेयरमैन को बताती है कि 5 साल पहले मैनेजर पार्क ऑडिट टीम के सबसे टैलेंटेड मेंबर थे। उसने कांगसेओंग के कंपनी फंड्स के मिसयूज का पता लगा लिया था लेकिन चेयरमैन कांग ने मामला दबा दिया और मैनेजर पार्क को डिमोट करके यहाँ भेज दिया गया। तभी मैनेजर पार्क वहाँ आ जाते हैं। कांगुल उन्हें कहती है कि आपको और भी ज्यादा आराम करना चाहिए था। मैनेजर पार्क चेयरमैन से कहता है कि जब भी वो उससे बात करता है ऐसा लगता है जैसे उसने उस पर जादू कर दिया हो और वो अपने कैरेक्टर से बिल्कुल अलग काम करने लगता है। चेयरमैन कहता है कि चिंता मत करो, ये जानलेवा नहीं है। इतने में चेयरमैन के पास एक कॉल आ जाता है और फिर वो कॉल अटेंड करता है। चेयरमैन के पास वही हॉस्पिटल वाली आंटी का कॉल आता है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि उसने अपना नंबर बदल लिया और बताया भी नहीं। मैंने न्यूज में देखा कि तुम्हें चॉइसंग में हायर कर लिया गया है। एक खबर देखकर मैंने कंपनी में फोन करके तुम्हारा पता लगाया है। आंटी फिर बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल से गायब हो गई है और सीसीटीवी में दिखा है कि वो उससे मिलने निकली है। चेयरमैन को फिर याद आता है कि जुनहोंग की एक ग्रैंडमदर भी है। चेयरमैन कहता है कि वो अभी काम में बिजी है लेकिन आंटी उसे तुरंत बस टर्मिनल जाने को कहती है। तभी मैनेजर पार्क उसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर गायब है और तुम यहाँ खड़े हो। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुकती। तभी कांगुल अपनी कार लेकर वहाँ आ जाती है और उसे अंदर बैठने को कहती है।
चेयरमैन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसे अपने ऑफिस में होना चाहिए। कांगेल गुस्से से कहती है कि बैठ रहे हो या नहीं। आखिर में चेयरमैन कार में बैठ जाता है। दूसरी तरफ कांग सेयोंग डायरेक्टर सॉन्ग से बात कर रहा होता है। डायरेक्टर सॉन्ग बताता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ ऑफिशियल नोटिस भेज दिया है। ये सुनकर कांग सेयोंग समझ जाता है कि ये सीधा उनके बिजनेस पर हमला है और उसे शक होता है कि शायद कांग योंग इसके पीछे हो सकती है। डायरेक्टर सॉन्ग कहते हैं कि उन्हें अपने ओवरसीज अकाउंट्स और फंड्स को लेकर भी सावधान रहना होगा। वो सलाह देता है कि शेयर बैटल शुरू होने से पहले पैसा वापस कोरिया लाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर लेनी चाहिए। कांग सेयोंग उसे सब कुछ जल्दी और साफ तरीके से हैंडल करने को कहता है। तभी कांग सेयोंग के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उससे मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। रेस्टोरेंट में उसकी वाइफ और उसके फादर पहले से बैठे होते हैं। उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि क्या कंपनी में कोई ट्रबल है। कांग सेयोंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि मैंने सुना है कि कांग योल भी कंपनी में आ चुकी है। तो कांग सेयोंग कहता है कि उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे मुताबिक जब तक पोर्ट प्रोजेक्ट सफल रहेगा और बोर्ड मेरे साथ होगा, चेयरमैन की कुर्सी मेरे साथ होगी। उसके बाद हम कांग योंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या चेयरमैन कांग ठीक हो जाएंगे। उसका हस्बैंड कहता है कि वो भी कोमा में है, इसलिए उनका ठीक होना आसान नहीं होगा। ये सुनकर कांग योंग कहती है कि वो चाहती है कि चेयरमैन कांग जल्दी ना जागे। मेरे हिसाब से अगर कांग सेयोंग चेयरमैन बन गया तो मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि वो एक डॉक्टर है और पिछली बार की तरह कुछ गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन कांग योंग उसे कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के लिए कुर्बान कर दी और हमेशा अपने परिवार के लिए ही सब कुछ किया। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आखिर में उसका हस्बैंड मान जाता है। कांग योंग उसे चेयरमैन के विजिटर्स को रेस्ट्रिक्ट करने और उनकी कंडीशन के सारे अपडेट्स सिर्फ उसी को देने को कहती है। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो बस टर्मिनल पहुंचकर ग्रैंडमदर को ढूंढने लगता है। कांग योल उसे कहती है कि ग्रैंडमदर को फोन करके देखो, लेकिन चेयरमैन कहता है कि उसके पास उनका नंबर तक नहीं है। जब कांग योल फोटो या नाम पूछती है तब भी उसके पास कोई जानकारी नहीं होती। कांग योल हैरान होकर कहती है क्या वो सच में उसकी ग्रैंडमदर है भी या नहीं। तभी एक लड़का उसे आवाज लगाता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर इधर है। लेकिन ग्रैंडमदर जब उसे देखती है तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तब हॉस्पिटल वाली आंटी फोन पर बताती है कि ग्रैंडमदर को डेमेंटिया है और वो उसे सिर्फ फुटबॉल वाली यूनिफॉर्म में पहचानती है। ये सुनकर वो देखता है कि वो लड़का फुटबॉल प्लेयर वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो वो उसे बुलाने लगता है। वो उस लड़के से यूनिफॉर्म ले लेता है और उसे बदले में पैसे भी दे देता है। उस यूनिफॉर्म से बदबू भी आ रही होती है, तो वो उससे पूछता है कि ये पिछली बार कब धोया था। उसके बाद चेयरमैन यूनिफॉर्म पहन लेता है और ग्रैंडमदर तुरंत उसे पहचान लेती है। वो खुश होकर कहती है कि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो उसे उसके फुटबॉल गेम के बारे में पूछती है कि उसने कितना स्कोर किया। चेयरमैन कहता है कि उसने 3 गोल्स किए, तो ग्रैंडमदर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडमदर उसे प्यार से किस करने की कोशिश करती है, लेकिन चेयरमैन उन्हें किस करने नहीं दे रहा होता है और कांग योल से कहता है कि जल्दी कार लेकर आओ। कांग योल कहती है कि क्या तुम मुझे अपना ड्राइवर समझते हो, और कहती है कि ग्रैंडमदर को अपने आप को किस करने दो। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। कांग योल ग्रैंडमदर का पूरा चेकअप करवाने की बात करती है और कहती है कि इसका बिल चेयरमैन ही भरेगा। इसी बीच वो नोटिस करती है कि ग्रैंडमदर पूरे वक्त चेयरमैन का हाथ पकड़ी बैठी है। कांग योल उसे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर तुम्हें बहुत प्यार करती है। ये सुनकर उससे अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके फादर ने उसे उसकी मॉम से दूर करके न्यूयॉर्क में भेज दिया। इसी वजह से उसके दिल में अपने फादर के लिए अभी भी नाराजगी है। चेयरमैन उससे कहता है कि क्या पता तुम्हारी सेफ्टी के लिए उन्होंने ऐसा किया। कोई भी फादर अपने प्रीशियस डॉटर को कहीं दूर नहीं भेजना चाहेगा। कांग योल उससे कहती है कि तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो। उसके बाद हम कांग योल को चेयरमैन की बॉडी के पास देखते हैं। वो उनके पास बैठी होती है। चेयरमैन रूम के बाहर नर्स से जूनियर उनकी कंडीशन के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो रही है। चेयरमैन उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि चेयरमैन कांग पर नजर रखी जाए, अगर कुछ भी अनयूजुअल हो तो उसे तुरंत बताया जाए। फिर कांग योल रूम से बाहर निकलती है। कांग योल फिर उससे पूछती है कि अब अगला प्लान क्या है। इस पर चेयरमैन कहता है कि अब वक्त आ गया है अब उन सबको बाहर निकालने का, ताकि पता चल सके कि असली किंग कौन है। उसके बाद चेयरमैन मैट्रियस टीम को वेयरहाउस इंस्पेक्शन के लिए भेज देता है। मैनेजर पार्क और पूरी टीम यूजिन नेटवर्क्स के वेयरहाउस में पहुंच जाती है। वहाँ के लोग पहले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं कि सेल्स डिवीजन के बिना अब उनके रिकॉर्ड्स चेक नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजर पार्क साफ कह देता है कि अगर उन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया तो कंपनी उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देगी। उसके बाद मटेरियल्स टीम वेयरहाउस खोलने के लिए वहाँ भागती है और वो लोग उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन मैनेजर कैसे कैसे कर वो खोल लेता है और फिर मटेरियल्स टीम इन्वेंट्री चेक करने शुरू कर देती है। ये देखकर यूजिन नेटवर्क का मैनेजर घबरा जाता है और चुपके से मैनेजिंग डायरेक्टर सॉन्ग को फोन करके बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
दूसरी तरफ चेयरमैन और कांगयोल कार में बैठकर मैनेजिंग डायरेक्टर सॉन्ग पर नजर रखे हुए होते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि डायरेक्टर सॉन्ग एक बड़ी हवेली में जाते हैं। चेयरमैन बताता है कि एटेस ग्रुप के चेयरमैन ना का घर है, जो कांग सेयोंग के फादर इन लॉ भी है। तब चेयरमैन को समझ आ जाता है कि डायरेक्टर सॉन्ग शुरू से ही चेयरमैन ना के लिए काम कर रहा था और कांग सेयोंग के सीक्रेट स्लश फंड पर उसकी नजर है। कांगयोल का प्लान होता है कि डायरेक्टर सॉन्ग को पकड़कर उसे कांग सेयोंग के क्राइम्स एक्सपोज करवाया जाए, लेकिन चेयरमैन का प्लान कुछ और ही होता है। वो कहता है कि अगर अभी सब कुछ एक्सपोज कर दिया गया तो फायदा कांगयोल का होगा, इसलिए वो कांग सेयोंग के 300 बिलियन बॉन्ड वाले स्लश फंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और उस पैसे का इस्तेमाल करके दोनों सिबलिंग्स को कंपनी से बाहर निकालना चाहता है। इसी बीच हम कांग सेयोंग को देखते हैं, जिसे शक होने लगता है। जब वो अकाउंट चेक करता है तो देखता है कि उसके सीक्रेट फंड का बैलेंस 0 हो चुका है। फिर उसे पता चलता है कि डायरेक्टर सॉन्ग अपनी फैमिली के साथ गायब हो गया है। ये सुनकर कांग सेयोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी टीम को डायरेक्टर सॉन्ग को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। उधर कांगयोंग को भी इस बात की खबर मिल जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि डायरेक्टर सॉन्ग अपनी मर्जी से कांग सेयोंग को धोखा दे सकता है, इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को टेस ग्रुप के हर एक्टिविटी पर नजर रखने का ऑर्डर दे देती है और एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुला लेती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर सॉन्ग अपनी वाइफ को चाइना भागने के लिए पैसा दे देता है, लेकिन जैसे ही वो खुद निकलने वाला होता है उसके सामने एक कार आ जाती है और फिर वो जब बाहर निकल कर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके बाद हम डायरेक्टर सॉन्ग को चेयरमैन ना के साथ देखते हैं। चेयरमैन सॉन्ग उन्हें कांग सेयोंग के 300 बिलियन वॉन के स्लश फंड की सारी क्रिप्टो डिटेल्स और पासवर्ड्स दे देता है। चेयरमैन ना खुश होकर उसे कहता है कि कुछ समय के लिए गायब हो जाओ और बाद में वापस आना। उसके बाद चेयरमैन ना के आदमी मैनेजिंग डायरेक्टर सॉन्ग की कार में एक बैग रख देते हैं। थोड़ी देर बाद जिस कार में डायरेक्टर सॉन्ग जाने वाला होता है उसमें जोर का ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर चेयरमैन कांग और कांगयोल हैरान रह जाते हैं। कांगयोल पूछती है कि क्या तुम्हें पता था चेयरमैन ना इतना खतरनाक है? चेयरमैन कहता है मुझे नहीं पता था कि वो इतना रूथलेस है, लेकिन मुझे यकीन है कि आखिर में सबसे बड़ा फायदा उसी का होने वाला था। फिर वो दोनों पीछे मुड़कर मैनेजिंग डायरेक्टर सॉन्ग को देखते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डायरेक्टर सॉन्ग कार में बैठने वाले होते हैं, तब चेयरमैन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि कांग सेयोंग का स्लश फंड चेयरमैन ना को देने जा रहे हो। चेयरमैन से समझाता है कि जैसे ही चेयरमैन ना को सच पता चलेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो कहता है कि स्लश फंड देते वक्त एक्सेस वाला QR कोड अपने पास ही रखना। डायरेक्टर सॉन्ग उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन चेयरमैन उसे कहता है कि मेरी बात पर विश्वास करके देखो एक बार। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर सॉन्ग जिस कार में जा रहे होते हैं, बैग के अंदर पैसे होते हैं, वो उन पैसों को लेने लगता है, लेकिन फिर देखता है कि उसमें टाइम बम भी लगा हुआ है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत वहां से दूर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद कार ब्लास्ट हो जाती है। बाद में चेयरमैन उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब बदले में मुझे कांग सेयोंग का स्लश फंड चाहिए। डायरेक्टर सॉन्ग तुरंत मान जाता है और कहता है कि वो सब कुछ दे देगा। फिर चेयरमैन उसे एक बैग देता है जो पैसों से भरा होता है और कहता है कि इस पैसों के साथ अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाओ और जिंदगी भर चुप रहो। डायरेक्टर सॉन्ग उस बैग को खोलकर उसमें पैसे देखने लगता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और फिर चेयरमैन को कार्ड देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद चेयरमैन कांगयोल से पूछता है अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? कांगयोल कहती है मैं डर गई हूँ, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सब आखिर मुमकिन कैसे है? चेयरमैन कहता है तुम्हें क्या हो गया है, अभी तो हमने बस शुरुआत की है और अपने फादर से किया हुआ वादा मत भूलो। कांग सेयोंग और कांगयोंग से चॉयसंग को वापस लेना है, चलो मिलकर चॉयसंग को वापस हासिल करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता